नमस्कार सभी दोस्तों को जो कल यूपीएससी की परीक्षा लिख भी रहे हैं और जो अगले साल या नहीं भी लिख रहे हैं इस साल। आप सभी को सर्वप्रथम बहुत दिनों के बाद हमारा प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा सभी के लिए कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष कर कर निखर जाता है। तो कहा भी जाता है कि ज़िंदगी सबके साथ परीक्षा लेती है और जो इस परीक्षा में कुछ लोग टूट जाते हैं और जो नहीं टूटते हैं वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि कल आप उस रिकॉर्ड तोड़ने वालों में से बने जो अपने पूरे मनोबल के साथ एग्ज़ाम दें, बिना संकोच के, बिना डर के। बहुत ज़रूरी होता है हमें ये एनालाइज़ करना कि हम ये परीक्षा दे क्यों रहे हैं, आखिर क्या कारण है, हमारा इंटरनल जो मोटिवेशन है, जो किक है, जो अंतराग्नि है वो क्यों जल रही है, क्या चीज़ है जो हमें ड्राइव करता है। कई बार जब मन में शंकाएं आती हैं तो आप अपने उस इंटरनल किक को, और वो सबका अलग अलग हो सकता है, किसी के पिताजी की इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई थी, किसी की माँ की तपस्या है, किसी के लिए हेल्थ में सुधार करना है, किसी को अच्छे सड़क बनाने हैं अपने गांव के, किसी ने पहली बार किसी आईएएस ऑफिसर को देखा था या फॉरेन सर्विस के ऑफिसर को से मिले थे, कोई एजुकेशन के क्षेत्र में करना चाहते हैं। तो आँख बंद करके आदमी को जनरली सोचना चाहिए, वो कई बार रिचार्ज करने का काम करता है। और जब कठिन समय आता है तो मैं यही अपनाता था कि मैं खुद का सेल्फ सिस्टम को इसी तरह से रिचार्ज करता था, खुद को टॉपअप करता था हर बार। रिचार्ज जिस तरह से मोबाइल को ज़रूरत होती है उसी तरह से शरीर को भी ज़रूरत होती है एक अच्छे सोच की। कहा जाता है कि अच्छा आहार और अच्छा विचार दोनों आपके आने वाले कल को बदल सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार आपको डर लग रहा है। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा से पहले, 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के पहले, हर एक परीक्षा से पहले डर सबको लगता है, गला सभी का सूखता है, पर डर के आगे ही जीत है। और डरना ज़रूरी भी है, डरना मना है। दोनों स्टेटमेंट इसीलिए ट्रू है क्योंकि थोड़ा डर अच्छा होता है किसी भी परीक्षा के लिए, परंतु अधिक डर आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस दे सकता है। इसीलिए अधिक ना डरें, परीक्षा को परीक्षा के जैसा लें। सभी को अननोन का एक फियर होता है, चाहे वो पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, 5वीं बार, 6ठी बार। जब तक पेपर नहीं आता है तब तक द फियर ऑफ अननोन रिमेन्स। जैसे ही हम लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि पेपर जैसे ही खुला मेरे नर्व सेटल हो गए, इसका यही मतलब होता है कि जैसे ही आपने पेपर देखा जो अननोन था वो नोन में कन्वर्ट हो गया। आपने जो जो चीज़ें पढ़ी थी धीरे धीरे आपके सामने आ गई। जैसे ही सामने आई वो चीज़ें आपको याद आने लगी। तो ह्यूमन माइंड और ह्यूमन हार्ट जो है इसी तरह से परफॉर्म करता है। आपको चीज़ों को बस कल आराम से देखना है, उसे आने देना है, हड़बड़ाना नहीं है। जैसे गेंद क्रिकेट में आपके पास आती है तब आप शॉट लेते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती शॉट लेना चाहते हैं गेंद की लेंथ को नहीं समझ के, तब आप कभी अच्छा शॉट नहीं कर पाइएगा। उसी तरह से कल छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाह रहा था। पहली बात तो जब आप जा रहे हैं कल, समय से पहुँचें। इसका महत्व यही है कि अभी दुर्गा पूजा का भी समय है, कई जगह पे बारिशें भी हो रही हैं तो पंडाल वगैरह लग रहे होंगे। अगर आप ओला बुक करते हैं, उबर बुक करते हैं, तो कोशिश करें कि आधा घंटा पहले पहुंचने की। उससे क्या होता है, जो हमारे नर्व्स होते हैं, जो अननोन फियर होता है सेंटर का भी, वो भी सेटल करता है। जैसे जैसे वो सेटल करता है वैसे वैसे हम ईज़ फील करते हैं। वो क्या होता है, पेपर जब हम देखते हैं पहली बार बहुत खतरनाक लगता है क्वेश्चन, दूसरी बार थोड़ा आसान लगता है। उसी तरह से सेंटर में अधिक समय बिताने से धीरे धीरे सेंटर फेमिलियर लगता है। दूसरा बात यह है कि किसी भी अननोन पर्सन से टॉक नहीं करें सुबह में। लास्ट पॉइंट डिस्कशन कई लोग करते हैं आप लोगों के साथ, कई अननोन पर्सन्स आपको दिखते हैं जो इस तरह का डिस्कशंस बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। खुद अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन किसी के द्वारा कोई सवाल पूछ दिया गया जो आपको नहीं आता है, उससे कॉन्फिडेंस क्या होता है कि रिसेंसी इफेक्ट होता है ब्रेन का। आपने क्या पढ़ा था उसको भूल के ब्रेन काफ़ी डर जाता है। उसे डरने नहीं देना है, उसे फूल करके रखना है कि सब कुछ हमें आता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 3 इडियट्स में आपने देखा था, ऑल इज़ वेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही ऑल वेल नहीं हो, क्या हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरी बात है कि परीक्षा में ही खुद को एसेस मत कर लीजिएगा। कई ऐसे लोग होते हैं जो पहली 5 या 10 मिनट में मन बना लेते हैं कि अगला एग्जामिनेशन इसी टाउन में देना है या इसके बाहर देना है। कहने का ये तात्पर्य वो समझ जाते हैं या वो खुद को तुरंत समझाने लग जाते हैं कि अब तो भाई अगला बार भी बैठना ही होगा। ये गलत एटीट्यूड है, इससे हमें आगे उठना चाहिए। परीक्षा में जैसे आप देख रहे हैं कि कट ऑफ इतना नीचे जा रहा है, तो हो सकता है कि आपके चांसेस जो आपको नहीं लग रहे हैं वो भी हों, और कभी कभी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि श्योर शॉट चांस है, तब भी आपका नहीं हो। तो आप सवाल बनाइए, आप सवाल को एसेस कीजिए। कट ऑफ वगैरह उस समय एसेस करना इज़ नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी एज पर मी।
कभी कभी हमें लगता है कि हम बिल्कुल मचा दिए हैं, कभी लगता है कि हम बिल्कुल बुरा कर दिए हैं। तो ऐसा सोच हमें अपने लक्ष्य से दूर करता है। पहले 10 मिनट में मैं सभी को यही बोलता हूँ कि पेपर को रैंडमली देखना चाहिए। जैसे ही आपको पेपर मिलता है, 1 से 25 क्वेश्चन तक यूपीएससी का 4 सेट होता है, तो 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। कई बार ये देखा जाता है कि किसी एक सेट का कट ऑफ, अब यूपीएससी कभी सेट वाइज कट ऑफ नहीं देता है। अगर सेट वाइज कट ऑफ आने लगेगा तो आप ये एनालाइज करेंगे कि कभी कभी पहले 25 क्वेश्चन बहुत टफ होंगे या पहला पेज ही बहुत टफ होगा। उसके कारण क्या होगा, जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं और वो गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि 10 मिनट में एक से कुछ क्वेश्चंस आपने देखा और रैंडमली पेज पलटिए। 25 के बाद देखिए कुछ क्वेश्चन, 50 के बाद देखिए और 75 के बाद देखिए। उससे जो डिफरेंसेस आ रहा है सेट के कारण, वो आप नलीफाई करने में कामयाब होंगे। अगर आपको 25 से ही आसान दिख रहा है तो आप वहीं पे पेपर में टिक लगाइए। मैं तो हमेशा पेपर में पहले आइट्रेशन में टिक लगाता था और फिर 1 घंटे के बाद मैं उसको सभी को 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में बहुत सावधानी के साथ वहाँ पे टिक लगाता था, पेपर को देख देख के 1 बाय 1। तो आप एक बार क्वेश्चंस जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद बेस्ट एंड ऑप्टिमल यूज़ ऑफ 2 आवर्स करिए। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा ब्रेन थकता है और हम उसे थकने देते हैं। जैसे कभी अगर नींद पूरी नहीं आएगी तो हम क्या होगा कि 1-1.5 घंटे के बाद ब्रेन सोने लगता है, और जब वो सोने लगता है तो जो 1.5 घंटे के बाद हमारा आउटपुट आता है वो हमारे अच्छे आउटपुट से, जो हमारा ऑप्टिमल आउटपुट है, उससे काफ़ी कम हो जाता है। उसमें क्या होता है कि हम बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं। व्हाट आर सिली मिस्टेक्स? देयर इज़ नो वर्ड एज सच ए सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक का मतलब होता है कि हमने बहुत क्वेश्चंस या कोई भी चीज़ जो हमें लगता था कि हमें सही करना चाहिए, जो 99% जनता सही करेगी, वो हम गलत कर देते हैं। वो हम गलत क्यों करते हैं? हम ओवर रीड कर जाते हैं, हम अंडर रीड कर जाते हैं, हम कुछ फैक्ट्स का ध्यान नहीं देते हैं, हम उससे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर डेटा में 1 लाख लिखा है, आपने 10,000 देख लिया। क्यों? क्योंकि आपने 10,000 पढ़ा था तो आपने डेटा को पूरा सर्कल के जीरोस को ही नहीं देखा कि कितने जीरोस है। ये मेरे साथ हो चुका है। मैंने एक बार इसी तरह ओवर रीड कर लिया था कि अरे ये तो मैंने बुक में पढ़ा है, ये आया है, नोट से आया है, इसको क्या देखना, ये तो सही होगा। कई बार डेटा के साथ ही गलत होता है। तो हर एक डेटा को हर एक बार ध्यान से सर्कल करके पेन से ज़रूर देखा करिए कि ये सही है कि नहीं, कितना ईयर्स लिखा है, क्या लिखा है। दूसरा कि 2 घंटे का ऐसा इस्तेमाल करिए जिससे कि जब आप बाहर निकलें सेंटर से, आपको कम से कम ये यकीन हो कि आपने कोई आसान क्वेश्चन नहीं गलत किया है। देखिए सिलेक्शन होना नहीं होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सिलेक्शन की रेस में आप तब तक बने रहते हैं जब तक जो 90% क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को आसान लगे, आपने उसमें कोई गलती नहीं किया। अगर आपने टफ क्वेश्चन गलती किया है उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्लो के साथ हैं आपको कोई समस्या नहीं है। जहां आप आसान क्वेश्चन गलत करते हैं उसी तरह से आप जो पदक तालिका है या जो कहिए मेंस में पहुंचने का जो आपका प्रोबेबिलिटी है उससे दूर भागते जाते हैं। तो इस चीज़ को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ऑप्शंस को देखना, ऑप्शंस के थ्रू बहुत सारे आंसर आ जाते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन। तो कई बार क्वेश्चन से ही डायरेक्ट ऑप्शंस को छोड़ सकते हैं, कई बार ऑप्शंस से क्वेश्चन को हम लोग छोड़ सकते हैं। जैसे कुछ रूल्स हमने जो बताया है आपको उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ 2 ऑप्शंस कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, वो साथ में नहीं जाएंगे। तो जगह अगर ऑप्शन में 1 और 2 अगर कॉन्ट्राडिक्टरी एंड 1 और 2, 1, 2, 3, तो वो 1, 2 वाला कट जाएगा बिल्कुल। दूसरा, जो ऑप्शंस 4 या 5 लाइन से अधिक होंगे यूपीएससी के पेपर में, वो गलत होंगे अगर वो डिफाइन या इंटरप्रिटेशन या उसका मीनिंग नहीं बता रहे होंगे। अगर वो डेटा फैक्ट होगा तो वो जरूर गलत होगा। इस चीज़ को ध्यान दे सकते हैं। तीसरा, जो भी ऑप्शंस होते हैं उसमें आपको ये देखना है कि डेफिनेशन एक्सचेंज तो नहीं कर दिया है। कई बार क्या होता है कि एक ऑप्शन को इलिमिनेट करने से, जैसे सीपीआई को आरबीआई अपना डेटा यूज़ करता है, उसी से आंसर आ जा रहा है, तो बाकी दोनों ऑप्शन पढ़ने में टाइम भी नहीं लगाइए। हो क्या रहा है कि हम अधिक से अधिक बार पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस बड़े होते जा रहे हैं यूपीएससी के, और प्रिंटिंग क्योंकि छोटा होता जा रहा है, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ रहे हैं, तो आसान क्वेश्चन भी छोटा छोटा अगर टाइप्ड होता है तो वो नहीं दिखता है। हिंदी में अगर इंग्लिश में नहीं बन रहा है तो कुछ चीज़ें ज़रूर देख लीजिए। कुछ चीज़ें जैसे यूपीएससी बार बार रिपीट करते हैं, बुद्धिज़्म, बोधिसत्व, WTO, पोर्ट्स, या एंशियंट हिस्ट्री से या कोई भी हिस्ट्री से सवाल आता है तो उसमें आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द हिस्ट्री या अगर कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द हिस्ट्री, उसको ध्यान देना है। उससे जैसे वाप है तो नाप के जैसा हो सकता है। ये हर साल हो रहा है, हर बार ऐसा होता है। इस चीज़ का गलती नहीं करना है आपको। फिर कितना आपको टिक करना है वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन एहतियात के तौर पे ये कहूँगा कि 80 से तो ऊपर ज़रूर टिक करिएगा। यू नेवर नो क्या अच्छा दिन हो क्या बुरा दिन हो। जो पहले याद आए वही
लिटरली बहुत बार सही होता है। हिस्ट्री में अक्सर देखा जा रहा है कि ए ऑप्शन कई बार सही होता है, कई बार ऐसा भी होता है ए और फिर फिल इन द ब्लैंक्स मान लीजिए आपको नहीं आता है फिर ए है। तो यूपीएससी के आजकल 5-6 ऑप्शंस लगातार एक ही ऑप्शन होते हैं। सी अगर है तो लगातार सी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कई बार डी होता है। अगर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने डी किया भी और गलत हो गया ऑल ऑफ दिस, तो कई लोगों का गलत होगा, ये आप सोच के रखिए। अगर वो सिंपलिस्टिक होगा, इंडेक्स वगैरह अगर आता है या कोई रिपोर्ट आता है या कोई पॉलिसी है, किसी पॉलिसी में कुछ बोला गया है या कोई केस है, तो उसमें डायरेक्टली ऑल ऑफ दिस कभी नहीं होगा, उसका कुछ स्पेसिफिक होगा। मैच द फॉलोइंग का मैंने आपको ट्रिक बताया कि 2 ऑप्शंस को पलट दिया जाता है, उसमें भी ऑप्शंस देखना होता है। अगर 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 टाइप के ऑप्शंस हैं, 3 ऐसे ऑप्शंस हैं, 2 से अधिक हैं, तो वैसे ऑप्शंस होंगे, नहीं तो 2 ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। कई बार पेपर में ये चीज़ बताया हूँ। डेफिनेशन एक्सचेंज को देख लीजिए, एक्सट्रीम वर्ड्स एक्सट्रीम है कि नहीं, ओनली सम अगर एक साथ आता है, सम इज़ ऑलवेज राइट वर्ड, इज़ पॉसिबल, कैन, ये सब हमेशा सही होता है, नॉट हमेशा गलत होता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है कि आपने जो डेटा देखा है, 2 डेटा अगर दिया हुआ है तो उसमें से जिसमें ज़्यादा डेटा और ज़्यादा फैक्ट्स एक साथ मिलाया गया है वो गलत की ओर इशारा कर रहा है। कई बार क्या होता है, जो आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शन लग रहा है वो सही निकलता है, तो आपको मानना है कि वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शंस कई बार जो बताया मैंने आपका साथ जाएगा कि नहीं जाएगा वो याद रखना है। जब आप 11:30 निकलते हैं परीक्षा देकर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीसेट की भी परीक्षा है, तो उसके लिए भी 2 घंटे आपको तैयारी के लिए देने चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि सीसेट से पहले आपके पास सीसेट का वीडियो हो जिसको आप आसानी से देख सकें और आप उससे अच्छा परफॉर्म कर सकें। और कोई भी हाईफाई चीज़ जो है, जैसे हाई कॉस्ट चीज़ मत पहन के जाइए या मत लेके जाइए। अगर मान लीजिए कोई स्मार्ट वॉच टाइप का कोई वॉच है या कोई आप बहुत ही क्लासी वॉच लेके जा रहे हैं आज के समय में जो स्मार्ट वॉच के जैसा दिखता है, तो उसे खोल लिया जाएगा। अब आधा ध्यान आपका फोकस उसी पे रह जाता है कि उस वॉच को बाहर रखा गया बैग में तो ठीक से है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा ध्यान केंद्रित आपके परीक्षा के पेपर पर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन को थोड़ा दूर से देखिए, जैसे हम लोग वीडियो को भी थोड़ा दूर से बना रहे हैं। क्या होता है कि अगर एकदम क्वेश्चन में गड़ के देखते हैं हम लोग, जो एकदम बोलते हैं कि आई ऑन द क्वेश्चन, एकदम सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस से, तो कई बार जो लैटरल थिंकिंग का जो हमारा प्रोसेस होता है, जिससे हम अलग अलग डिमेंशंस में सोच सकते हैं या आराम से सोच सकते हैं, सिंपल सोच सकते हैं, वो बंद होने लगता है क्योंकि हमारा माइंड स्ट्रेस लेने लगता है। तो हम जो सिंपल उभर के आने चाहिए आंसर्स वो भी नहीं देख पाते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार देखने की कोशिश कीजिए, जितना आइटरेशन अधिक होता है उसमें होता है। मैं यू लिख देता था या एस लिख देता था, यू मतलब अनसॉल्वेबल, एस मतलब सॉल्वेबल। एस वालों को देखता था, लास्ट में जब टाइम मिलता था 10-15 मिनट, तो यू के जितने सारे थे 20 होते थे, उसमें से 10-15 तुक्का लगा के ही आता था। इस तरह का मेरा स्ट्रैटेजी था। 2 ऑप्शंस को मैं हमेशा एलिमिनेट करके एक टिक लगाता ही था, क्योंकि अगर 50-50 चांस है और 50-50 भी आपका सही होता है। लोग यूजुअली कहते हैं कि 2 में मैंने जितना सर्कल किया वो गलत हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है। रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी तो ये नहीं कहता है, इसलिए आप उसमें प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी को अप्लाई करते हुए यूज़ कीजिएगा। सिंपल रखिए, जो बेस्ट स्टेटमेंट होते हैं, जो सबसे रैशनल स्टेटमेंट होंगे वही सही होंगे, ये आपको याद रखना है। जो आपने इतने दिन तक मेहनत की है, आप परीक्षा से मत घबराइए, इससे बेहतरीन और कोई अवसर नहीं है। परीक्षा नहीं होना इज़ अ बिगर वरी फॉर ऑल ऑफ अस। परीक्षा होने से ही तो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने से तो परिवार में खुशियाँ आती है, सिलेक्शन होने से ही एक गांव का लड़का टॉपर बनता है, और इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अंत में इस वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि न पूछ कि तेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसले चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो जो वादा है वो आपका खुद से होना चाहिए, जो इरादा है उसे मजबूत बनाइए। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी कष्ट में ज़िंदगी जी रहे हैं। हमेशा जब भी आपको लगे कि आप रिलेटिव डिप्रीवेशन के शिकार हो रहे हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, हमेशा याद रखिए कि कुछ लोग एब्सोल्यूट डिप्रीवेशन के शिकार हैं, फिर भी वो लाइफ से कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। कई लोगों के बेसिक ह्यूमन ऑर्गन्स नहीं होते हैं, स्टिल दे आर फाइटिंग देयर लाइफ, दे आर शोइंग अस द वे हाउ टू लिव दिस लाइफ, दे आर शोइंग and living with utmost determination, and they are doing their work with utmost honesty, passion and hard work. There are so many unsung heroes who are driving our country, who are driving our nation, who are driving our world to make it a better place to live. So we have to just play our role, irrespective of the fact that we are chosen for this examination, we are not chosen for this examination. The service part of the examination always remains. After all, whatever you have prepared, you have learned a lot of things, and you just need to be patient, calm, composed, and give your best try, your best shot. Rest assured, if you have done things honestly, if you have done things properly with the right guidance, you will never fail, because every failure is just the next step to
अटेन सक्सेस। सो थॉट प्रोसेस को बड़ा बनाइए, अच्छे से जाइए, आराम से जाइए। अगर आप ऊपर वाले में यकीन करते हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, बिल्कुल काम आता है। कोई अगर आपका लेट से कोई गाना सुन के जाता है, कोई कुछ करके जाता है, जो भी आपका काइंड ऑफ टुटका होता है उसको फॉलो कीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप जाइए, इम्पॉर्टेंट है कि आप परीक्षा को परीक्षा के जैसा देखिए, बिगर देन द लाइफ मत देखिए। लास्ट पॉइंट यही बोलूँगा कि ऐसा कई बार देखा गया है कि जो सवाल यूपीएससी में आते हैं और जो सवाल बोर्ड में आते हैं, अगर सेम सवाल बोर्ड में आए और यूपीएससी में आए तो सवाल सही होने का प्रतिशत बोर्ड में ज़्यादा होगा यूपीएससी के बाकायदा। द ओनली रीज़न बिंग कि हम लोग ये मान लेते हैं ये सवाल तो यूपीएससी ने पूछा है तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ट्रिक होगा। मतलब हम लोग सवाल को किस पेपर में आए उससे जज करते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। सवाल तो सवाल है, वो किसी भी पेपर में आए, अगर आसान है तो वो आसान है। अगर वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है तो वो किस पेपर में आता है, किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ये उससे डिपेंड नहीं करता है। बगल वाले ने 5 अटेम्प्ट में 5 बार प्रीलिम्स किया है और आपका पहला अटेम्प्ट है, इससे कुछ निर्भर नहीं करता है कि कल के पेपर में आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा। एवरीवन हैज़ अ फेयर चांस, एवरीवन हैज़ अ इक्वल चांस एंड देयर हैज़ टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। वही जो मैंने पहले बोला, जो आपका किक है टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। टेस्ट सीरीज़ में क्या नंबर आ रहे थे वो बीती बात हो गई है। कल कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है, कल यूपीएससी का सिंपल सा एक एग्ज़ाम है जिसे आपको 2 घंटे पहले और 2 घंटे शाम में, दोनों इम्पॉर्टेंट है। सीसैट को प्लीज़ लाइटली ना लें। सीसैट हैज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट, सीसैट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इट हैज़ नाउ बिकम अ मेक और ब्रेक फॉर मेनी सीरियस एस्पिरेंट्स। सो जो भी सीरियस हैं वो सीसैट के लिए अपना दम लगाएंगे, 2 घंटे ज़रूर पढ़ेंगे एग्ज़ाम के बाद में। कोई भी तला हुआ चीज़ इत्यादि वगैरह ना खाएं जिससे आपको और किसी तरह का एक्सटर्नल बॉडी पार्ट को कोई तकलीफ हो एग्ज़ाम से पहले। इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ लाइंस मैंने खुद से लिखी थी, लास्ट में मैं उन लाइंस को शेयर करूंगा कि जीतने का जुनून आपको सोने नहीं देगा। इन जनरल लाइफ में आज आपको सोना है, जीतने का जुनून आपको सोने नहीं देगा, अपनों का आशीर्वाद आपको रोने नहीं देगा। मिल जाए ज़िंदगी में अगर एक अच्छा गुरु, कांटे भरे राहों में भी आपको वो खोने नहीं देगा। और निश्चित तौर पर हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो भी दोस्त हैं उन्हें उनकी मार्ग से खोना पड़े, उन्हें अपने राह से इधर उधर होना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ईश्वर करे, ऊपर वाला करे कि आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी मेहनत है, आपका जो भी परिश्रम है, लगन है, कल अच्छा फल दे और आप सभी और आपके परिवार वालों को अच्छा और एक बेहतर परिणाम मिले। धन्यवाद।